अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने की तारीख देने जा रहे हैं। आज इस हवाले से उनकी वज़ीर आला पंजाब के बेटे मोनस इलाही से मुलाकात भी हुई, जिसकी अंदरूनी कहानी जो सोर्सेज हैं वो कुछ ऐसे बताते हैं कि मोनस इलाही ने इमरान खान को चौधरी परवेज़ इलाही का ये मैसेज दिया है कि ये जो वक्त है ये मुनासिब नहीं है असम्बलियों को डिज़ोल्व करने के लिए। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मोनस इलाही ने इमरान खान को ये भी कहा है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गईं तो PDM इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। अब ये भी बातें रिपोर्ट हो रही हैं कि मोनस इलाही या परवेज़ इलाही नहीं सिर्फ, बल्कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इमरान खान को यही मशवरा दे रहे हैं कि अभी असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ नहीं जाना चाहिए। इससे पहले सदर मुमलिकत ने अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकातें भी की, डार साहब से भी मुलाकातें उनकी हुई। सवाल ये है कि क्या सदर मुमलिकत की जो कोशिशें थीं कि मामलात सुलझ जाएँ किसी तरीके से, डार साहब से भी मुलाकातें हुई, क्या इसका कोई नतीजा नहीं निकला? क्योंकि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर क़ानून भी ये कल बात कह चुके हैं कि इन मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला, ये मुलाकातें बेनतीजा रहीं। ये राब्ते और मुलाकातें सदर मुमलिकत ने इसहाक़ डार के साथ भी की थी, कोई नतीजा नहीं निकला जैसे कि मैंने पहले कहा। आज भी इमरान खान बज़ाहिर मोनस इलाही के मशवरे से मुतमईन नज़र आए, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ ना तोड़ने के बारे में ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। जबकि जब ये मुलाकातें हो गई तो उसके बाद फवाद चौधरी कैमरे के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने से ही मुल्की जो इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम ही आएगा। क्या कहा फवाद चौधरी ने, देखिए। जलसा है लाहौर में, महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब उसमें शरीक होंगे। कल इन दोनों सूबों में रिजोल्यूशन है, उसकी का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक है इस सियासी सूरत हाल से, और जब तक पाकिस्तान की सियासत नहीं थमेगी, पाकिस्तान की मईशत नहीं थमेगी। इस्तेहकाम में लाने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। अब फवाद चौधरी के इस बयान से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मशवरे ने असर नहीं किया और ना ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कोई नसीहत काम आ रही है। अगर इमरान खान कल असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दे देते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही उनके मुताबिक हुकूमत पंजाब को इमरान खान की अमानत समझकर फौरी तोड़ देते हैं जैसे कि वो कहते आ रहे हैं, तो अगले 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना होंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है? क्या हमारी मुल्की मईशत ये इजाज़त देती है कि इलेक्शन 2 मराहिल में हो, यानी पहले पंजाब और KPK के असम्बलियों में हो और बाद में वफाक और बाकी 2 असम्बलियों के इलेक्शन हों? तो नाजरीन, इसके तो चांसेस बहुत कम है। लिहाजा या तो इमरान खान को असम्बलियाँ ना तोड़ने पर मनाना होगा या फिर उनकी अवलीन जो डिमांड है उसके मुताबिक सारे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाना होगा। या एक और सूरत है कि इत्तेहादी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए असम्बलियों की जो तहलील है इसको डिले कर ले। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो चंद रोज़ पहले तक ये चैलेंज कर रहे थे कि अगर मगर ना करें, असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका लेटेस्ट बयान ये है कि असम्बलियों को जब तक हो सका बचाएंगे। नाजरीन, वफाकी हुकूमत 2 सूबाई असम्बलियों को बचाने के लिए जो भी हिकमत अमली रखे, इमरान खान अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने के लिए वो तो हम सब जानते हैं कि वो हर हद को जाने को तैयार हैं। तो अगर दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील हो गई तो क्या फिर 3 महीनों के बाद यही इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कराएगी? क्योंकि इस कमीशन और इसके कमिश्नर पर भी इमरान खान जो है ये पहले ही अदम एतमाद ज़ाहिर कर चुके हैं। तो मुल्क में एक जो जारी एक सियासी डेडलॉक है, इसको ख़त्म करने के लिए सियासी जमातें फिर क्या करेंगी? इमरान खान क्या फिर इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ने को ज़ाहिर है वो तरजीह देंगे? क्या करेंगे फिर वो? कैसे उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे? मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। असद उमर साहब, अभी जब आपसे बात हो रही थी हम कह रहे थे कि आपको ज़मान पार्क से कॉल आई और कल आप इमरजेंसी आपको बुलाया गया है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कल खान साहब ने ऐलान करना है, डेट देनी है, तो ऐसी क्या इमरजेंसी हो सकती है? कुछ पता है आपको क्यों इतनी इमरजेंसी में आपको बुलाया? नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी भी ऑप्शन है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व ना हो? इमरजेंसी तो आपने थोड़ा सा तड़का लगा दिया। मीटिंग के लिए जरूर बुलाएंगे। कल जो है ऐलान करना है, ज़ाहिर मीटिंग उसी से ताल्लुक रखती होगी कि तारीख की, क्योंकि हमारी उमूमी तौर पे बात हो गई थी। परसों जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक टाइम विंडो आप समझ लें, उसको तयन कर लिया गया था कि जिसके अंदर तहलील करने की तारीख होगी, लेकिन हतमी तारीख नहीं तय की गई थी। शायद उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरी हतमी तौर पे तारीख ऐलान क्या करना है।
लेकिन असम्बलियाँ, मेरा जो सवाल था कि ये ऑप्शन नहीं है कि हम डिज़ोल्व करने की तरफ नहीं जा रहे, ये बात तय है कि डिज़ोल्व ही करनी है आप लोगों ने असम्बलियाँ, या मज़ीद इस हुकूमत को वक्त देना चाहेंगे, डेडलाइन मज़ीद आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? नहीं जी, अभी तो बिल्कुल फैसला वाज़े है और वो फैसला यही है कि पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ जाना है। जो कम से कम असेंबलीज हमारे इख्तियार के अंदर हैं उनको तो कम से कम हम इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, और वो जाहिर है 2/3 से ज्यादा पाकिस्तान है जिसके अंदर वो इलेक्शन होगा। तो उसके बाद जो है वो और मजीद मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कोई हीले बहाने करना। वैसे ही तो जो मईशत का सत्यानाश कर दिया है और जो सियासी बहरान है वो शदीद से शदीद होता गया है, उसकी वजह से माशी बहरान जो है वो शदीद हो गया, अब तो माशरती बहरान बनता चला जा रहा है। तो जो तज्जिया है वो तज्जिया ये है कि ये जब असेंबलीज के अपने इलेक्शन कराए जाएंगे या तहलील की जाएंगी इलेक्शन के लिए, तो उसके बाद नागुज़ीर हो जाएगा कि जनरल इलेक्शन की कॉल भी दी जाए। नहीं, आप देखें ना, हुकूमत तो आज तक अभी तक भी यही बात कर रही है कि 2 सूबों में आप लोगों ने अगर असम्बलियाँ आप लोगों ने तोड़नी है तोड़ दें, हम यहाँ इलेक्शन करा देंगे। जो मरकज़ है वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात नहीं होंगे। आप लोग अब दोबारा जो है वो रेजिग्नेशन की तरफ जा रहे हैं, दोबारा देने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग के इस्तीफे देने के बावजूद भी जनरल इलेक्शन नहीं होते हैं, मरकज़ में इलेक्शन नहीं होते हैं, तो फिर क्या आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का? आप लोगों को ऑलरेडी 2 सूबों में हुकूमतें तो चल ही रही हैं आप लोगों की। वो हुआ ये है मेरे ख्याल में कि राना साहब को मैंने 1-2 टेलीविजन प्रोग्राम्स में कहा था, तो शायद किसी ने उनको क्लिप दिखाया है तो उनको समझ में आई है। हमारा देखिए, अगर जनरल इलेक्शन नहीं भी फोर्स होता ना और हम अपनी असेंबलियां तहलील करके भी इलेक्शन करा देते हैं, और आपने कहा कि हुकूमत करवा देगी, हुकूमत के पास इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, ये मामला हुकूमत की स्वाबदीद का नहीं है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। वो जब इलेक्शन हो जाएंगे, और जाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जिसको कोई शक हो कि ये इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ ने जीत जाने दोनों। तो तहरीक इंसाफ की पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, और नून के लिए खास तौर पर जरा सोचें कि नीचे सूबा जो है वो जीत के बैठा हुआ खैबर तहरीक इंसाफ, आगे 4.5-5 साल जो है वो तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत चलनी है, उसका आप सोच सकते हैं कितना बड़ा असर पड़ेगा जो ऊपर MNA का वोट डलेगा जिसको इलेक्शन होगा। तो हमें तो ये क्या बात, इतनी बड़ी बात क्या उनके इल्म में नहीं होगी? ये PDM जमातों को ये नहीं पता होगा कि अगर पंजाब और KPK में पहले इलेक्शंस हो जाते हैं, बाद में हमें इस तरह इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो उसके बावजूद उनका इलेक्शंस की तरफ ना जाना, इसके पीछे कोई रीजन समझ में आती है? देखिए, वो जो है ना इस वक्त डेस्परेट हुए में, आपने अभी राना साहब का एक क्लिप सुनवाया, आप इससे कुछ 2 दिन 4 दिन पहले का उनका क्लिप सुने तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल करें। 4 महीने हमें कहते रहे कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब क्यों नहीं तहलील करते हैं। जब तहलील करने की बात आई तो पहले उन्होंने कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, रोकेंगे। फिर उन्होंने अपना मौका बदल दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये कराना चाहते हैं तो कराएं, तहलील करें, इलेक्शन कराएं। अब दोबारा भी जो आपने क्लिप सुनवाया है उसमें दोबारा वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तहलील ना होने दें, इलेक्शन ना हो यहाँ पर। तो बात इसका मतलब समझ में आनी शुरू हो गई है उनको भी समझ में आ रही है कि अभी नहीं होनी चाहिए असम्बलियाँ तहलील। आपके इत्तेहादी भी यही सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि वो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे मैं 30 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं फ़ौरन कर दूंगा। लेकिन आपके इत्तेहादी भी ये नहीं चाह रहे हैं, मोनिस इलाही भी ये मशवरे दे रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब भी ये कह रहे हैं, इवन सदर मुमलिकत भी ये बात करते हैं कि ये मुनासिब वक्त नहीं है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का। तो क्या आपके इत्तेहादियों के जो मशवरे हैं कोई अहमियत नहीं है उनकी आप लोगों के नज़दीक? नहीं, बिल्कुल अहमियत है, लेकिन ज़ाहिर है आखिर में फ़ैसला जो है वो इमरान खान ने करना है। जैसे चौधरी साहब ने 1 से ज़्यादा दफ़ा कहा कि फ़ैसला आखिर में इमरान खान करेंगे। उनकी राय बिल्कुल ये है, बड़ी वाज़ेह राय है, 2 टोक राय है उनकी, कि अभी असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। आज अभी कम से कम 2-3 महीने और असेंबली चलानी चाहिए। और जो आपने इब्तिदाइये के अंदर कहा था, बिल्कुल मुनिस का ये मानना है कि ये इंतकामी कार्रवाई जो है वो तेज़ करेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं होती। ये उनका नुक्ता नज़र है, लेकिन उसके बावजूद वो ये बात मानते हैं कि 176 सीटें इस वक्त तहरीक इंसाफ लेकर बैठी हुई है पंजाब असेंबली के अंदर, और वो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के इस इस्तेहकाक को मानते हैं और उसका साथ दे रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने, भाई पता नहीं आपको किसने कह दिया कि सदर पाकिस्तान ने कहा है कि असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। नहीं, मशवरा है, उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए। ये उन्होंने नहीं, मशवरा भी हमें बिल्कुल ये बात नहीं की। अभी आए थे परसों, लाहौर आए थे इमरान खान साहब के साथ मीटिंग के लिए,
और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक में और एक दो और लोग उस मीटिंग में शामिल थे। वो कुछ चीज़ें बताने के लिए आए थे, फीडबैक देने के लिए आए थे खान साहब को। लेकिन जिस वक्त ये असेंबली तहलील होने या ना तहलील होने की बात है, उन्होंने कहा ये सियासी फैसला है, ये आप लोग करें। तो उस पर उन्होंने कोई राय नहीं दी थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ लीग इस वक्त कोई सीट एडजस्टमेंट की भी डिमांड उनकी है, कोई सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो रही है? देखिए, सीट एडजस्टमेंट तो आगे की ये पहले बात हुई थी। आज जिस वक्त हम हुकूमत हमारी थी, उस वक्त जब ये बात शुरू हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सारा शुरू हुआ, तो मोनिस आए थे हमारे मिलने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ उन्होंने मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था उस मीटिंग के बाद, और उसके अंदर ये तय हुआ था कि जी अगले इलेक्शन में भी हमने साथ लड़ना है। और अभी जब मोनिस आए थे मीटिंग के लिए इमरान खान साहब के साथ और हम लोगों के साथ, तो वहां इस बात को दोहराया गया। इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल हमने अगला इलेक्शन भी साथ लड़ना है और उसके लिए बिल्कुल हम बैठ के सीट एडजस्टमेंट वाला भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये उनकी शर्त नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले सीट एडजस्टमेंट पे एग्री करें तो फिर हम तहलील करेंगे। अच्छा, इस्तीफे आप लोग अब दोबारा जो है वो इज्तिमाई तौर पर जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, स्पीकर के सामने पेश होंगे? क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ ये बार बार ये बात कर रहे हैं, चंद रोज़ पहले भी उन्होंने ये बात की कि ये बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, हमने तो प्रेशर की वजह से, हमने दबाव की वजह से फैसला किया था। तो अगर तो मुझे कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी का जो इस्तीफ़ा है वो मैं किसी दबाव के तहत आके कोई इस्तीफ़ा दे और मैं उसको कबूल करूं। तो आपको पता है कि आपकी जमात में ऐसे कौन कौन से लोग मौजूद हैं, आप लोगों के इल्म में है, जो आप लोगों को कहने पर तो राज़ी हो जाते हैं लेकिन बाद में स्पीकर को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना, हमने प्रेशर में आके ये दिया है? उनसे बोले नाम बता देना, अगर आते हैं और वो ये कहते हैं तो नाम बता दें, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट देना तो बड़ा आसान है कि लोग आते हैं और मेरे पास कहते हैं कि इस्तीफे ना मंजूर करें, वो इस्तीफे तो आप ऐसे ही नहीं मंजूर कर रहे। तो नहीं, खत लिख दिया गया है और उसके बाद स्पीकर को टाइम देना चाहिए और तमाम मेंबरान जो है वहां पर जाके अपने उनके साथ खड़े होके एक दफा फिर, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, एक दफा फिर हम पूरे कानूनी तरीके से इस्तीफा दे चुके हैं। असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है, कैमरे की निगाह ने उसको दिखाया है सारे पाकिस्तान को, खड़े होके असेंबली के हॉल के अंदर सबने इस्तीफा दिया था। लेकिन अगर बहुत ही शौक है दोबारा हम उनके पास आए तो हम दोबारा जाके, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा। ये हमारी परसों की मीटिंग के अंदर फैसला हुआ था कि वो खत लिखेंगे और कहेंगे कि जी टाइम दें ताकि हम लोग आके दोबारा आपके सामने एक दफा फिर ये इजहार कर दें कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत, इस रजीम चेंज ऑपरेशन साजिश से लाई हुई असेंबली के अंदर हम नहीं बैठना चाहते। तो जो आप लोग पहले इस्तीफे आप लोगों ने दे दिए, उसके बावजूद क्या मरात आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि जितने भी इस्तीफे आए हैं बकौल राजा परवेज़ अशरफ के, वो कहते हैं कि वही लोग पार्लियामेंट लॉजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर हमें कहते हैं कि हमने तो दबाव के तहत दिया। तो मरात क्या वैसे ही ले रहे हैं जिन लोगों ने इस्तीफे दिए? ये जी मुझे नहीं पता कि कौन वीज़ा किसने लगवाया या किसके पास लॉज है, मैं तो आपको खैर आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं तो पहले ही मिनिस्टर्स एन्क्लेव में नहीं रहता था। मैं जहां से इस वक्त ये इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं तो रहता यहीं पे हूँ। मिनिस्टर भी जब था तो मैं इधर ही रह रहा था, मुझे तो अपना सामान भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा। और लेकिन ये मुझे पता है, एक चीज का मुझे पता है कि सबकी तनख्वाहें जो हैं वो 8 अप्रैल के बाद रोक दी गई थी, तो तनख्वाह तो किसी को भी नहीं मिल रही है। बाकी उसके अलावा कोई वीजा लगवाता या नहीं लगवाता मुझे इसके बारे में। तो फिर किस मरात की बात की है स्पीकर साहब ने? वही आप बोली ना कि कोई वीजे की बात करें, किसी ने ये जरूर कहा था शायद कि को तनख्वाह भी लेते हैं, बिकॉज मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी जज साहब ने भी कह दिया बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर पता किए भी उन्होंने बयान दाग दिया कि तनख्वाहें ले रहे हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही और ना जहां तक मुझे पता है कि किसी ने तनख्वाह लेने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा, अब असम्बलियां तहलील करने के बाद नए इलेक्शंस की तरफ ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना होंगे, तो इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शंस आप लोग लड़ेंगे जिस पर आप लोग को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस चीफ इलेक्शन कमीशनर को मानने को तैयार नहीं है, बाइस्ड कहते हैं, जानिबदार आप लोग कहते हैं, तो फिर वो मंजूर होगा? फिर कल को फिर ऐसी नौबत क्या आएगी कि धांधली हो गई, धांधली करवाई गई, हमारे साथ ज्यादती हुई, क्या करेंगे आप लोग? धांधली करेंगे तो हम कहेंगे धांधली कराइए, मतलब ये क्या बात हुई? अगर हम पहले से एक्चुअली हमारी ये तारीख है ना, हारने वाला हमेशा कहता है कि धांधली हुई है, और फिर ऐसी सूरत में जब आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतबार ही नहीं है। ये बहुत बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। एक इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर
किसी को एतबार ही नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आपको बार बार कह रही है, बाकायदा जुडिशल कमीशन रेफरेंस गए हुए हैं, उसके बावजूद ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा तो वो तो पहले दिन से सवालिया निशान होंगे उस इलेक्शन के ऊपर। ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या इस वजह से हम मैदान छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। इतना पैसा क्यों जाया करा रहे हैं फिर आप लोग, जब एक इलेक्शन कमीशन पे एतबार ही नहीं है, फिर इतना पैसा लगेगा। और फिर अगर उसमें इलेक्शंस होते हैं, पहले 2 सूबों में होंगे, फिर बाद में 2 सूबे और कौमी असम्बली के होंगे, इतने पैसे भी लग जाएंगे, इतने वसाइल भी इस्तेमाल हो जाएंगे, उसके बावजूद आप लोग बाद में ये कहें हमें तो एतबार ही नहीं था। तो फिर इसका कोई हल निकाले ना। पहली बात तो आपने ये पहले भी कहा था, बड़ा खर्चा हो जाएगा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान का आइन जो है ना वो पाकिस्तान की बजट के ताबे नहीं है। पाकिस्तान का बजट पाकिस्तान के आइन के ताबे है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि सवाबदीद हासिल है चीफ मिनिस्टर को सूबे की असेंबली तहलील करने की, और अगर सूबे की असेंबली वो तहलील कर दे तो 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। वहां पर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि बजट अच्छा होगा तो करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे। और पैसे की अगर इतनी कमी है तो ये जो 80 बंदा काबीना के अंदर रखा हुआ है और अरबों रुपए उनके ऊपर उड़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं उसमें से 50 बंदे को फारिग क्यों नहीं कर लेते? 1 अरब 75 करोड़ रुपए का अखराजात हो गए सिर्फ वजीर खारजा के सैर सपाटे के ऊपर, वो पैसा क्यों नहीं बचा देते? तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात थर्ड क्लास आर्ग्यूमेंट है जो आजकल नून लीग वाले और ये पीडीएम वाले पेश कर रहे हैं कि जी खर्चा बहुत हो जाएगा। भाई आइन जो है वो सुप्रीम होता है, आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो होता है। ये नहीं बजट डिस्टर्ब हो गया ना, आपको पता है सैलाब आया, फिर अब रिहैबिलिटेशन और सारा पैसा वहां लग गया, ये भी तो एक उज़र देते हैं ना। उनका उज़र ये है, उनका उज़र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्लिप अगर चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। वो क्या वजह बताते हैं कि मईशत तबाह क्यों हुई है। जनाब इसाक डार कह रहे हैं, अवाम के सामने बैठ के कह रहे हैं कि 6 महीने ये निकम्मा मिफ्ता बैठा रहा, इसने कुछ नहीं किया। वो टीवी पे आके सारी कौम के सामने पूछ रहे हैं कि मिफ्ता बताए 6 महीने में उसने किया क्या। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि डार साहब ने आके गलत फैसले करके, पहले भी मुझे फैसले नहीं करने देते थे और अब आके गलत फैसले कर करके इन्होंने मईशत तबाह बर्बाद कर दी है। तो मईशत इसलिए तबाह बर्बाद हो रही है तो आइन जो है हम उसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दें, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार से मईशत नहीं चलाई जाती। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताएं, क्या कहीं से कुछ मशवरे, कोई पैगाम आप लोगों को मिला? मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ कि अब ये असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को कभी न्यूट्रल होने का कहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि इन्हें अपने वक्त पे इन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और इलेक्शंस कराएं। तो ये एक तो न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी आपके नज़दीक डेफिनेशन क्या है, इसको एलेबोरेट करें। दूसरा, क्या उधर से कोई पैगाम मिला कि अभी ये वक्त नहीं है, अभी असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें? कोई उधर से इंटरफेरेंस हुई या कोई मैसेज मिला? नहीं, कोई पैगाम नहीं है, कोई वहां से पैगाम नहीं है। ना ये कि तहलील कर दें, ना ये कि ना करें, कोई पैगाम नहीं इस सिलसिले में नहीं आया। जहां तक फौज के किरदार का ताल्लुक है, न्यूट्रल होने का बड़ा साफ शफाफ पैमाना है कि इलेक्शन जब हो रहे हों तो उस इलेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को ना किसी एक पार्टी की हिमायत करनी चाहिए, ना किसी के खिलाफ काम करना चाहिए। और वो इस मामले के अंदर बिल्कुल जो है कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान का आइन सबवर्ट करके कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज में वाज़े बैरूनी मुदाखलत से पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंटरफेरेंस की गई है, ज़मीरों की मंडी लगाकर असेंबली में तब्दीली लाकर आपने हुकूमत बदली है और एक ऐसी हुकूमत है जिसके 70% पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी यही मशवरा दे, जैसे आपने कहा था कि क्या मशवरा दिया, अगर वो भी यही मशवरा दें कि पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहिए, वरना तो मईशत जो है उसकी तो खतरे की घंटियां बज चुकी हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को कहना कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो आप साफ इलेक्शन करवाएं, वो कैसे साफ इलेक्शन करवाएं? उनका क्या रोल होना चाहिए, किस हद तक रोल होना चाहिए? उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए इलेक्शन करवाने के अंदर, बिल्कुल भी रोल नहीं होना चाहिए। आईनी इदारे हैं इलेक्शन कराने के लिए, सो इलेक्शन करवाने के लिए उनको नहीं कह रहे हम। ये जो इमरान खान साहब ने कहा है वो ये कहा है कि अपनी जो उनकी राय है वो राय जरूर उसमें वजन है। जैसे आपने भी मुझसे सवाल पूछा कि क्या वहां से कोई मशवरा आया, तो उस मशवरे में कोई वजन है ना, इसलिए आपने वो सवाल पूछा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये मशवरा उनको देना चाहिए, क्योंकि उनको सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जा रही है और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरात पैदा हो गए।
अच्छा, अगर वो मशवरा दें हाँ असम्बलियाँ तहलील कर दो तो ज़बरदस्त मशवरा है, इतनी इंटरफेरेंस काबिल कबूल है, और अगर वो कहें कि ना करो तो वो मशवरा कबूल नहीं है, फिर वो इंटरफेरेंस हो जाएगी। वो तो मशवरा फिर मानने वाली बात है ना, वो तो मानने वाली बात है। हम कौन से कह रहे, मैं कौन से कह रहे बंदूक रखें किसी कनपट्टी पर जाके तहलील करा दें, हम ये तो नहीं कह रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मेरे साथ है, थैंक यू। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर ये बताइएगा कि लग रहा है कि कल खान साहब वाकई अनाउंस कर देंगे कि हम फ़लाँ डेट को असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, क्योंकि इत्तेहादी भी अभी तक यही मशवरे दे रहे हैं। मोनस इलाही ने भी परवेज़ इलाही का भी ये पैगाम पहुँचाया। परवेज़ इलाही साहब भी ये समझते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं है असम्बलियों को डिज़ोल्व करने के लिए। क्या वाकई कोई ख़बर है आपके पास कि कल खान साहब ये बस करने जा रहे हैं? अब मेरा अपना ख्याल है कि कुछ बातचीत चल रही है और उस बातचीत के नतीजे में हो सकता है कि ये डिले हो जाए। अब इस बात का इम्कान है कि कल वो अनाउंस कर दें, और उसका बातचीत किसके साथ? वो जो आरिफ अलवी साहब की बातचीत चली, आजम नज़ीर तारड़ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, फिर डार साहब के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई उस तनाजुर में। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात ही कर रहा हूँ, आपस में भी इनकी बातचीत चल रही है। और एस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट, आप तो शायद कर दें लेकिन वो नहीं इग्नोर करेगी, और वो भी सारी चीज़ों को देख रही है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो फौरी तौर पे इंतखाबात की नहीं। आपने देखा होगा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बात की है कि जी 31 मार्च तक हम जो मरदमशुमारी के जो है वो नताइज और उस तरह उसको अपडेट कर देंगे, तो वो भी 31 मार्च तक चले गए हैं। तो ज्यादा इम्कान जो नजर आ रहा है इंतखाबात का वो मई में हो सकते हैं, जून में भी हो सकते हैं। लेकिन फिर एक और अभी खबरें चल रही थी कि परवेज इलाही साहब को भी बुलाया गया, पिंडी खुसूसी वो गए हैं और इमरजेंसी में गए हैं, कोई खास मुलाकात थी उनकी और मुलाकात करके वापस आ गए। जी बिल्कुल, मैं वो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पहले भी उनकी मुलाकात DGI-SI से हो चुकी है परवेज इलाही साहब की, और अब पैगामात जो हैं वो पैगामात चल रहे हैं, बैकडोर चैनल पे बातचीत हो रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि आज रात मजीद कोई एक आध एक्टिविटी हो, और इम्कान ज्यादा इम्कान यही है कि ये पोस्ट फेस सेविंग क्या मिल सकती है? फेस सेविंग खान साहब को क्या मिल सकती है कि 2-3 महीने पीछे आ जाए, अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, जून जुलाई में हो जाएं। जरा खान साहब भी तो उनका वो बयानिया था ना कि जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं देंगे तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे और हम असम्बलियां डिसॉल्व करें। तो बेस्ट फेस सेविंग क्या हो सकती है खान साहब के लिए? इस बात का यही चीज के चौधरी परवेज इलाही साहब को बुलाया और उसमें जो चीजें देखी, और खास तौर पे फिर आप एक और भी हम रखें, जो अमेरिकन सेंटकॉम के जनरल साहब आए हैं, उनके विजिट को भी आप जहन में रखें, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनल नहीं, हमारे यहाँ एक्सटर्नल प्लेयर्स भी खेलते हैं और उनका भी रोल होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान में आगे कैसे चलना है। और ख़ास तौर पे हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है, और इस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अफगान फोर्सेस में इतनी हिम्मत आ जाए और अफगान फोर्सेस जो हैं वो इस तरह के अकेले ये कोई काम कर सकें। बहुत सारी चीज़ें दरपर्दा भी चल रही हैं पाकिस्तान को प्रेशर में रखने के लिए, अंडर प्रेशर रखने के लिए। तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो गए हैं उनको भी शायद कुछ ना कुछ कहा होगा, फिर एजाज उल हक साहब के जरिए भी पैगाम पहुँचे रहते हैं। इम्कान यही है कि ये इलेक्शन जो हैं अगर हुए तो वो रमजानुल मुबारक के बाद ही होंगे, और पूरे मुल्क में होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि 2 सूबों में पहले हो जाए और बाकी बाद में हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज चल रही थी कि जी आप निगरान सेटअप जो है वो फिर तवील दौरान ये क्या कर लें, अगर आपने अभी असम्बलियां डिसॉल्व करनी है तो असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इलेक्शन की सिचुएशन नहीं है, फिर हम 6 माह तक यही केयर टेकर सेटअप रखेंगे, 6 माह से ज्यादा भी जा सकता है, तो वो एक फिर दूसरी सूरत हाल। लंबा सेटअप केयर टेकर का ये तो मौजूदा हुकूमत को सूट करता है ना, जाहिर है जो भी IMF से डील करनी है या जो भी मुआशी मजीद
ख़राब होनी है चीज़ें, ज़ाहिर है फिर इन पर मलबा तो नहीं पड़ेगा, फिर तो निगरान सेटअप जिम्मेदार होएगा, वही कहलाएगा जिम्मेदार, तो सूट कर बिल्कुल उनको केयर टेकर सेटअप जो है वो तवील दौरानिए का उनको सूट करता है। और उनको फिर शायद ये भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो जाएं, मज़ीद ख़राब हो जाएं, और उसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब का जो एक डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है केस, उस केस को भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इमरान खान साहब को मज़ीद प्रेशराइज किया जाए। लेकिन जो आज अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पूरी, वो एक तवील तरीन, तो उससे तो मुझे यही लगा कि वो मीडिया ट्रायल पे ही ज़्यादा तवज्जो देंगे, केस में शायद उस तरह से बहुत ज्यादा कोई और आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए वही छक्का मारा है जो खान साहब ने अदम एतमाद से पहले मारा था, पेट्रोल की कीमतों में कमी करके IMF के मुआहदे के बिल्कुल बरखिलाफ उसके जाके मौजूदा हुकूमत ने भी वही काम किया है, लेकिन आवाम तो ज़ाहिर इस फैसले से खुश है। उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की है, लेकिन लेवीज बढ़ा दी हैं। हाँ। क्योंकि लेवीज में कमी नहीं की, पेट्रोलियम प्राइसेस में मजीद कम हो सकता था, लेकिन IMF की शराइत पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो 50 रुपए फी लीटर तक लेवीज लेके जानी थी और वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। और दूसरा फिर एक और चीज भी देख लें, गवर्नमेंट के अंदर की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। हाँ। और एक वाइब्स ऐसी आ रही हैं जो बिल्कुल माउथ पीस थे हमारे दानिश्वरों में से, जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब उनके ट्वीट्स खास तौर पे ऐसे हैं कि लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी अब फारग करने की तरफ तैयारी की जा रही है, उनको भी फारग इसके पीछे रीजन सिर्फ इकोनॉमी है? नहीं, इकोनॉमी नहीं है, उसमें बहुत सारे मामला हैं। देखें, एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, हाँ। वजीर खजाना, हाँ। और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ही कंटिन्यू करेंगे, और ये पिंडी ऑन बोर्ड था, यानी कि बाजवा साहब उस वक्त ऑन बोर्ड थे, और बाजवा साहब की ही मुलाकातें हुई थी, मिफ्ता इस्माइल से काफ़ी नशिस्तें हुई थी, तो उन्होंने ही इनको रिकमेंड किया था। इसहाक डार साहब जो वजीर ख़जाना थे वो थे नहीं स्क्रिप्ट में, लेकिन उसके बाद फिर इसहाक डार साहब भी वापस आ गए। फिर पंजाब की वजारत आला जो है वो हमजा शहबाज के पास नहीं जानी थी, वो मलिक अहमद खान साहब के पास आनी थी, फिर वहाँ से फटा हुआ, तो उधर भी जो चीज़ें कमिटमेंट की गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी मैदान में मौजूद हैं और वो भी खुलेआम इसहाक डार साहब की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ कहेंगे तो फिर मैं तो जवाब दूंगा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, आप खुद सोचेंगे कि इसहाक डार साहब को अगर वो डिफर कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, तो मिफ्ता इस्माइल साहब के पीछे भी कोई ना कोई होगा। तो ये काफी हर तरफ से खिचड़ी पक रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के जो मसाइल हैं, तहरीक इंसाफ को जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीज़ें भी ज़ाहिर है फिर सब डिस्कस होंगी, इनका भी कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है और जानिबदार कहते हैं इस इलेक्शन कमीशन को, तो ये भी चीज़ें हल होना ज़रूरी है इस वक्त। देखिए, एक मैं आपको खबर दे देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने वो सीरियसली बड़ी संजीदगी से पैगाम पहुँचाया है प्रेसिडेंट अलवी को, और उन्होंने कहा है कि हम पिंडी की तरफ ना देखें, सही, हम आपस में बैठ के मामला तय करते हैं, सही, और उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी लेके आते हैं, कुछ और कवानीन हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी कम करते हैं। अगर इस मामले में हम संजीदा हैं तो हम मिल बैठ के चीजें तय कर सकते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त मशवरा भी है और सोच भी है साबिर। जी बिल्कुल, वो मुझे मेरे पास भी, मैं ज़ाती तौर पर बता दूं कि वो इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं, और इसलिए वो उन्होंने कहा है कि मैटर करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, PMLN करती है, अगर हम दोनों आपस में इस पे इत्तेफाक कर लें तो हम रिफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अभी भी खान साहब तकिया लगाए बैठे हैं, वो तो हमेशा कहते हैं कि आप जो है अगर मुल्क की फिक्र है एस्टैब्लिशमेंट को तो आए साफ इलेक्शन करवाएं, तो उनको खान साहब को तो आज भी यही लगता है कि अगर मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने हैं तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट हमारी फौज रोल प्ले कर सकती है। मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए चीज़ों को, और उनके पास एक अच्छा खासा पॉलिटिकल कैपिटल है, और अगर इतने बड़े पॉलिटिकल कैपिटल के होते हुए भी वो उनकी तरफ इशारा करें या उन्हें कहें कि वो कुछ ना कुछ करें इलेक्शन करवाने के मामले में भी, मेरा ख्याल है कि उस तरफ नहीं देखना चाहिए।
और ये जो तजवीज़ आई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, प्रेसिडेंसी उसमें इन्वॉल्व है, इसहाक डार साहब और उनके ख़ास प्लेयर्स जो हैं वो ये मामला तय करें। आप ये देखें कि जब भी प्रेसिडेंट अलवी से पहले सिर्फ इसहाक डार साहब कर रहे थे, अब उसमें 2 मजीद मिनिस्टर जाते हैं, गयास सादिक साहब हैं और दूसरा लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब। तो आजम नजीर तारड़ साहब जो बार बार साथ जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कोई रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, कुछ तरह की चीजें हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं साथ साथ। तो मुझे तो मैं तो यही बेहतर समझता हूँ कि इस पैकेज को आगे बढ़ाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इस पर सोच समझ कर जो है वो जवाब भी देना चाहिए और इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए, संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा मशवरा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ एक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसे भंवर में फंस चुका है कि जहां तेल की कीमत ऊपर जब जाती है तो जाहिर है एक महंगाई का तूफान आता है, और अगर भूले से कोई तेल की कीमत कम कर दे तो डॉलर बाहर जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो फिर जाएं तो कहाँ जाएं? इत्तेहादी हुकूमत कायम हुए 8 महीने हो चुके हैं, मगर जिस महंगाई को ज़िर बनाकर PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, वो महंगाई तो कहीं दूर रह गई। आवाम को पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की अच्छी खबर आई तो ये खबर पाकिस्तान बिजनेस फोरम को पसंद नहीं आई। जाहिर है सस्ते तेल की फिर खपत ज़्यादा होगी तो रोज़ाना की बुनियाद पर बिल ज़्यादा और डॉलरों में अदा करना होगा। फिर ऐसे में मुल्क से डॉलर बाहर जाएगा जो अब 250 में भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बिजनेस काउंसिल का ये मानना है कि तेल की कीमतों में कमी IMF के साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सस्ता तेल बचत की बजाय ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह बनेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इन 10 रुपए की कमी को सियासी मसलहत करार देते हुए पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जाने का इसको फैसला कहा है। नाजरीन, इस वक्त स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आकर सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के रह गए हैं, जबकि अक्टूबर के महीने में मुल्क की बड़ी इंडस्ट्रियल पैदावार में सालाना 7.75% की कमी हुई है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज की वजह से अटक ऑयल रिफाइनरी भी आर्जी तौर पर बंद हो गई है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आने वाले रेमिटेंसेज में भी 14% की कमी आ चुकी है। यानी कहीं से भी डॉलर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ज़र मुबादला बचाएं तो तेल महंगा करना पड़ता है, और अगर तेल सस्ता करें तो डॉलर बाहर जाएगा। मईशतदान तो ऐसी सिचुएशन में सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ऐसी सूरत में होगा क्या, कैसे इस मईशत को चलाना चाहिए। मैं बात करूंगी, मुझे आरिफ हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, CEO आरिफ हबीब ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। आप लोग कैसे देख रहे हैं? हुकूमत ने बज़ाहिर तो आवाम को ज़ाहिर रिलीफ दिया है, अब आम आदमी को तो ये इतनी डिटेल्स का नहीं पता कि डॉलर आएगा या जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको तो ज़ाहिर है ये अच्छी लग रही है खबर कि 10 रुपये फ़ी लीटर कम हो गया, जैसे इमरान खान ने किया था, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें IMF के प्रोग्राम से भी कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के स्टेटमेंट को पढ़ा और उसको समझा है, मेरी नज़र में वो ये है कि IMF की ये कंडीशनलिटी है कि आप जो है पेट्रोलियम लेवी को पूरा करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि वो पिछले महीने जो है वो पूरा कर लिया गया है। दूसरी उनकी कंडीशन थी कि आपको उस पर सेल्स टैक्स लगाना है पेट्रोलियम पे, जो इस वक्त सेल्स टैक्स 0 है। तो ये जो है तजवीज़ ये थी कि आप वो सेल्स टैक्स जो 0 है, उस सेल्स टैक्स, ये जो प्राइस आपने कम की है, उसकी जगह उस कमी को आप ये सेल्स टैक्स में कन्वर्ट कर देते तो आप IMF की कंडीशंस को मीट करने के करीब तर हो जाते। तो वो जो आजकल अनसर्टेनिटी है अबाउट IMF रिव्यू के सिलसिले में, कि एक जो रिव्यू है पिछला, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम ऑन ट्रैक हैं, और जो अब नया जो रिव्यू पे जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी तो बिजनेस काउंसिल कह रहे हैं कि सूबों को आप राजी करें कि वो इजाफी सरप्लस बजट भी दें, लेकिन सूबों, जाहिर है आपको इस दफ़ा तो उज़र यही बहुत बड़ा है कि सैलाब की वजह से आगे उनका बजट इतना ज़्यादा सर्फ हो गया उसमें, तो कैसे सूबे इजाफी सरप्लस देंगे फिर?
ये सब चीजें जो है ऑलरेडी IMF के साथ जो है वो आपने कमिट की है। अगर वो IMF के साथ जो आपने कमिट की है तो जाहिर है उसको आपको जो है वो डिलीवर करना है, और वो डिलीवर आप करेंगे तो फिर IMF के प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए जो है वो IMF का प्रोग्राम जारी रहना बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप जो ये प्राइस जो रिड्यूस हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट लोगों का आम आदमी को पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है चीजें जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराए वगैरह सब बढ़ जाते हैं, लेकिन जब गिरती है तो ये फौरी तौर पर पास ऑन जो है वो नहीं होता। इस चीज को देखते हुए ये था कि हम बेहतर है कि आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट नहीं जाएगा, और अगर हमारी कमिटमेंट जो है वो IMF के साथ पूरी हो जाती है और हम लेकिन IMF के तो डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है, बातचीत तो आगे नहीं बढ़ रही है, ऊपर से ये फैसला आ गया है तो मामला तो और तातुल का शिकार हो जाएंगे। नहीं, IMF अब आजकल जूम के जमाने में मैं भी अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ तो आना तो नहीं पड़ रहा है, तो लोग इसी तरह वो भी इंगेज हैं, उनके साथ जो है मीटिंग्स वगैरह तो जो है वो जूम पे चलती हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं कि जिनको जो है वो रिजॉल्व करना जो है वो ज़रूरी है, और आई थिंक उसके लिए गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। एंड आई बिलीव कि ये जो भी डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो बिजनेस फोरम का ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना एक व्यू जो है वो पब्लिकली एक्सप्रेस करे। तो ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, 6.7 अरब डॉलर की एक ज़ाहिर है ख़तरनाक एक सतह उस पर आ गए हैं, तो ये कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। डॉलर आप देखें ना, बाहर जाना भी नहीं चाहिए, डॉलर इस वक्त मिल भी नहीं रहा, यहाँ से लोगों ने ले के रख इतना ज़्यादा स्टॉक कर लिया है कि आप कोई बाहर निकालने को भी तैयार नहीं है। तो ये रेमिटेंसेस जो आना बंद हो गए हैं, इसका कितना असर पड़ेगा अब? एक्चुअली मैं उस स्टेटमेंट के उस हिस्से से एग्री नहीं करता जिसमें शायद ये इंडिकेशन दी गई है कि अगर 10 रुपए प्राइस कम कर दी तो उसकी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई ऐसा इस तरह का इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी कंजप्शन जो है वो कम हुई है पिछले महीने में भी, और मैं समझता हूँ अभी भी कम होगी। और मेनली ये है कि इंटरनेशनल प्राइस पर डॉलर का जाना मुनहसिर होता है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइस कम है तो कम डॉलर जाते हैं, क्योंकि हम डॉलर में अदायगी कर रहे होते हैं ऑयल की। तो आइडिया जो है वो इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि IMF की कंडीशनलिटी को मीट करने के लिए इस मार्जिन को और कुशन को इस्तेमाल करें। और फिर ये जो रिजर्व्स में जो कमी हो रही है, डेफिनेटली उस पे जो है वो मार्केट्स फिक्रमंद है, उस पे तमाम बिजनेसेस जो है वो फिक्रमंद है, और उसमें हर वो काम। इसकी क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, ओवरसीज ने पैसे भेजना बंद कर दिए हैं। आप देखें ना कि बरतानिया और अमेरिका से भी आने वाले तरसीलात ज़र में 5 और 6% की कमी हुई है, हमारे यहाँ कमी होती जा रही है और बांग्लादेश में ये सारा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये एक्चुअली इसकी वजह ये है कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जो डिफरेंस बढ़ गया है, तो उसकी वजह से वो पैसा जो पहले इंटरबैंक या बैंकिंग चैनल के जरिए आता था, वो अब जो है वो हवाले और कैश की सूरत में जो है वो आ रहा था कि वो हायर ओपन मार्केट प्राइस को अवेल करने की कोशिश की जाती है। और उसको अगर जो है वो बेहतर मैनेजमेंट से ये जो कैश डॉलर की इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या अफगानीज जो है वो हमारी मार्केटों से डॉलर्स जो है वो खरीदते हैं, उन पर अगर कोई कदगन लगाई जा सके तो वो उसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हम देख सकेंगे। आप लोग मौजूदा जो मौशी हालात हैं, इसमें मौजूदा जो PDM की हुकूमत है, इनको कितना कसूरवार समझते हैं? अब ये देखिए, तो एक पॉलिटिकल सवाल है, इसको तो मैं नहीं कर सकता कि कौन पॉलिटिकल फोर्सेस, लेकिन मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली आप देखें ना, इमरान खान का दौर भी आप लोगों के सामने रहा है, और कुल्ली तौर पर आई बिलीव कि तमाम पॉलिटिशियंस इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, और आई थिंक कलेक्टिवली। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो ये इतना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो डीप डिवाइड है, जो पोलराइजेशन है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उससे जो है वो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। इस पे
इनके आपस में जो है वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में बातचीत का व्यवहार होना चाहिए, और वो बातचीत करके और एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए हमारी मईशत को बचाने का, और इसके लिए जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से जो है इज्तनाब करना चाहिए। उससे फिर लोग, बाहर के लोग जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये किसी सूरत हमारे मुल्क के जो है वो इंटरेस्ट में नहीं है। मीडिया को भी चाहिए कि बहुत ध्यान से और ख्याल से अपने अल्फाज इस्तेमाल करे, जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कैसे अब रिवाइव होगी? आप देखें रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है क्योंकि एलसीज नहीं मिल रही हैं, बैंक लेटर्स नहीं दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है आपकी इंडस्ट्री के लिए, और ये कैसे रिवाइव होगा दोबारा? इंडस्ट्रीज बड़ी बंद हो रही है। हाँ, मेरी नज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इम्पोर्ट्स को कम करें, और ये इम्पोर्ट्स को ज़ाहिर कम करेंगे तो उस पर लोग जो है वो शोर तो मचाएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक और ये इंडस्ट्री आपस में बैठे और वो इस चीज़ को तय कर ले कि सबको जो है इम्पोर्ट में कट लगाना है और किस हद तक कट लगाना है, ताकि ये है कि जो है वो इकोनॉमी का पहिया भी एक मुनासिब रफ्तार से चले, और ये जो अनसर्टेनिटी है इसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अभी इन हालात के अंदर सिर्फ एक ही हमारे लिए जो है वो आसान ऑप्शन है, और वो ये अपने इम्पोर्ट्स को जो है वो कम करना। उससे डेफिनेटली जो है ग्रोथ में जो है वो असर आएगा। मुमकिन है कि कुछ इंडस्ट्री जो है उनको कुछ पार्टली जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है वो कम करना पड़ेगा, और उससे ज़रा जॉब मार्केट पे भी कुछ असरात आएंगे। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, आई थिंक उसको संभालना सबसे ज़्यादा अहम है। उसको संभालने के बाद ये जो इंटरनल मसले हैं, क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल अकाउंट को अच्छे तरीके से संभाल लिया तो फिर आपको IMF की ज़रूरत नहीं होगी। जब IMF की ज़रूरत नहीं होगी तो ये इंटरनल जो आपके ऊपर इतनी सारी शराइत है, वो शराइत के पाबंद आप नहीं होंगे, तो फिर आप जो है वो खुद फैसले कर सकेंगे अपने आवाम की इंटरेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब ग्रुप, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।